हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे धारा दक्षता, करंट एफिशिएंसी। तो धारा दक्षता बराबर होता है वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज गुणे 100। ये इसके लिए फॉर्मूला है। वास्तविक उपज बराबर होता है पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त हुई मात्रा, और सैद्धांतिक उपज बराबर होता है पदार्थ की फैराडे नियम या आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण से परिकलित मात्रा जो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या मुक्त होना अपेक्षित थी। तो वास्तविक उपज क्या होती है, सैद्धांतिक उपज क्या होती है, ये दोनों हमने आपको बता दिया। और जब भी धारा दक्षता हमें ज्ञात करनी होगी तो हमें उसके लिए वास्तविक उपज और सैद्धांतिक उपज ज्ञात होना चाहिए, और उसका अनुपात में हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें धारा दक्षता पता चली जाएगी। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन के उत्पाद, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघट्य में, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघट्य में केवल एक आक्सीकरणीय और एक अपचनीय पदार्थ उपस्थित होने पर वैद्युत अपघट्य के उत्पादों का अनुमान करना सरल होता है। उदाहरण अगर हम ले लें तो गलित सोडियम क्लोराइड में, ध्यान दीजिएगा, गलित सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- होते हैं, ये तो हमें पता ही है। जब विद्युत धारा Na+ का Na में अपचयन और Cl- आयन का Cl2 में ऑक्सीकरण कराया जाता है, जैसा कि नीचे रिएक्शन हमने आपको दिखाया हुआ है। तो जो गलित सोडियम क्लोराइड का अक्रिय इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर सोडियम निक्षेपित होता है और एनोड पर क्लोरीन मुक्त होती है। अगले हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग मतलब उनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला होता है वैद्युत लेपन में। वैद्युत लेपन में हम इसका प्रयोग करते हैं। वैद्युत लेपन क्या होता है, तो वैद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत का लेपन वैद्युत लेपन कहलाता है। क्या कहलाता है, देखिए, वैद्युत अपघटन द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अगर लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। वैद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत का लेपन वैद्युत लेपन कहलाता है। इस किया क्यों जाता है, तो आकर्षक दिखने तथा संक्षारण से रक्षा के लिए इस पे क्या किया जाता है, कापर, आयरन, पीतल आदि की वस्तुओं पर सिल्वर, गोल्ड, निकेल, क्रोमियम आदि धातुओं का वैद्युत लेपन किया जाता है। अगली जो है हमारी हेडिंग धातुओं का शोधन। धातुओं का शोधन, तो इसका उपयोग जो है धातुओं के शोधन में भी किया जाता है। धातुओं के शोधन में इस प्रकार से हम करते हैं कि अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु की प्लेट को कैथोड बनाकर धातु लवण के विलयन में लटका देते हैं। धातु लवण का विलयन वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत से धातु आयन कैथोड पर निरावेशित होकर धातु परमाणुओं के रूप में जमा हो जाता है, तथा अशुद्ध एनोड से धातु के परमाणु आयनों के रूप में विलयन में आ जाते हैं, और इस प्रकार से शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाती है और अशुद्ध या अवक्षेपित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से धातुओं के शोधन में इसका उपयोग करते हैं। धातुओं के उत्पादन में, तो जो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम तथा कई अन्य सक्रिय धातुएं उनके गलित लवणों या ऑक्साइडों के वैद्युत अपघटन द्वारा ही प्राप्त करी जाती हैं। अगली हेडिंग मतलब अगला पॉइंट इसमें है गैसों का उत्पादन। तो गैसों के उत्पादन में इसका इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि हल्की और भारी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा कई अन्य गैसें उनके उपयुक्त यौगिकों के वैद्युत अपघटन के द्वारा ही प्राप्त करी जाती हैं। यौगिकों का उत्पादन, तो यौगिकों का उत्पादन कई यौगिकों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम परसल्फेट इत्यादि का उत्पादन वैद्युत अपघटन विधि द्वारा ही किया जाता है। तो ये आप लोग को आशा है समझ में आया होगा। अगला हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में जान लेते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक वैद्युत अपघट्य के विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में रखे होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा वैद्युत अपघटनी सेल। इसका फिगर हमने बनाया हुआ है, आप लोग बना सकते हैं। ये यहाँ पे अपघट्य है, इसमें देखा जा रहा है, ये इसे हमने कैथोड दिखाया हुआ है, ये
एनोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट वही जो अब वैद्युत अपघट्य है, ये बैटरी से जोड़ा गया है। वैद्युत अपघटनी सेल में लिखेंगे कैसे कि जिस सेल में बाह्य स्रोत से, ध्यान दीजिएगा, जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब कि कोई सेल है, अगर हम उसमें बाह्य से यानी कि बाहर से विद्युत ऊर्जा हम दे देते हैं तब जाके उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसे हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इसमें पॉइंट है कि वैद्युत अपघट्यों के विलयन का वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। क्या चीज़ है कि वैद्युत अपघट्यों के विलयनों का वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघटनी सेल में कराया जाता है। अगला पॉइंट है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। नोट्स आप लोग तैयार करते चलिएगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उदाहरण इसका जेडन और यहाँ पे कौस है, इसमें से जो इसका अपचयन हो रहा है तो जेडन हो जा रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन है तो इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। ये इसके लिए एग्जाम्पल है। इसमें अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल का एनोड धन ध्रुव होता है और कैथोड ऋण ध्रुव होता है। इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये रिएक्शन है कि जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक क्लोराइड का जिंक और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैथोड पर जिंक आयनों का जिंक में अपचयन तथा एनोड पे क्लोराइड आयनों का क्लोरीन में ऑक्सीकरण होता है। ये वही रिएक्शन हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, ध्यान दीजिएगा, जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिस सेल से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसे गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल कहते हैं। गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। गैल्वेनी सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग अंडरलाइन करके। गैल्वेनी सेल के 2 इलेक्ट्रोड 2 अर्ध सेल कहलाते हैं। जो उसके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं वे 2 अर्ध सेल कहलाते हैं, तथा इलेक्ट्रोडों पर होने वाली क्रियाएं अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रथम जो सेल था, प्रथम गैल्वेनी सेल था, जिंक और कॉपर की छड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में डुबोकर बनाया गया था, और इसका आविष्कार इटली के भौतिक विज्ञानी वोल्टा ने किया था। इसका उदाहरण है डेनियल सेल, ड्राई सेल और बैटरी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो हम पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल, इसका फिगर हमने यहाँ पे आपको बनाया हुआ है, आप लोग भी इसे स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक पे बना लीजिएगा। डेनियल सेल किसे कहते हैं? तो डेनियल सेल गैल्वेनी सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। जो डेनियल सेल है गैल्वेनी सेल का एक प्रमुख उदाहरण है। देखिए, प्रमुख उदाहरण है। जब सेल जो है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं डेनियल सेल की रचना कैसे होती है। तो रचना हमने आपको फिगर में दिखा दिया है, आप लोगों को नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यह सेल बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, यह सेल बनाने के लिए जिंक धातु की एक छड़ जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर धातु की एक छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में रखकर दोनों विलयनों को लवण ब्रिज, देखिए यहाँ पे ये लवण ब्रिज है, लवण ब्रिज पोटेशियम क्लोराइड विलयन से भरी यू नली द्वारा जोड़ देते हैं। इस सेल का एक अर्ध सेल Zn, ये ZnSO4, यहाँ पे जिंक और ZnSO4 इलेक्ट्रोड, और दूसरा अर्ध सेल CuSO4 इलेक्ट्रोड होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि के बारे में। तो क्रियाविधि इसकी कैसे होती है, किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से इसमें अभिक्रियाएं होती हैं। किसी धातु के तार द्वारा, ध्यान दीजिए, किसी धातु के तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों को परस्पर जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से बाह्य परिपथ के सहारे, ध्यान दीजिएगा, बाह्य परिपथ के सहारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर होता है। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn+2 आयनों के रूप में विलयन में जाने लगते हैं, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके विलयन से
Cu+2 आयन कॉपर परमाणुओं के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। सेल में आयनों के लवण ब्रिज में से अभिगमन द्वारा अभ्यंतर परिपथ पूर्ण हो जाता है और इस प्रकार इसकी क्रियाविधि होती है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में सेल का विद्युतवाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या फिर आज ही पढ़ लेते हैं, अगले वीडियो का इंतजार क्या करना। देखिए तो ये होता है क्या कि सेल के दो, ध्यान दीजिएगा, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभव का अंतर सेल का विद्युतवाहक बल या ईएमएफ या सेल विभव ई सेल कहलाता है। अगर हमें ई सेल ज्ञात करना है तो ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, जो अभिक्रियाएं हुई रहती हैं उनके ऊपर। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यानी कि महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा कि सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, सेल में जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है वह एनोड और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है वह कैथोड कहलाता है। डेनियल सेल का ऋण ध्रुव जिंक एनोड और धन ध्रुव कॉपर कैथोड है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में अंतर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, आप लोगों को नोट्स अच्छे से मिल रहे हो, आपके बुक से मिल रहे हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे।